हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका नेक्शन प्लस में। जैसे कि मैं और मेरी टीम ने कल आपसे वादा किया था कि हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सीरीज जो आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज हमारे रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी आपके एग्जाम में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग एरिया है। आप सबसे ज़्यादा स्कोर रीजनिंग और हिंदी में कर सकते हैं, ताकि आप अपनी कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सेट से। आइए देखते हैं हमारे पहले सेट का पहला क्वेश्चन। हमारे पहले सेट का पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम। इसमें हमें बोला गया है कि हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनके बीच में उनके संबंध के अकॉर्डिंग उनका वेन डायग्राम बताना है। तो ऐसी कौन कौन सी हमें वस्तुएं दी गई हैं, आइए देखते हैं। हमें दी गई है एनिमल, वेजिटेबल और पोटैटो, यानी जानवर, सब्जियां और आलू। आप सबको पता है आलू आलू जो है वो सारे आलू किस में आते हैं, सब्जियों के अंदर ही आते हैं, सब्जियों की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सभी आलू क्या होंगे, सब्जी होंगे। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सभी आलू, आलू का सर्किल, ठीक है, फिर हमारा एक सब्जी का सर्किल, बिल्कुल ठीक है। फिर आएगा हमारा जानवर। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है वेजिटेबल। अगर वेजिटेरियन बोला होता तो कुछ जानवर क्या होते, वेजिटेरियन भी होते हैं, लेकिन यहाँ वेजिटेबल बोला गया है। ठीक है, तो वेजिटेबल अलग कैटेगरी है और हमारे जानवर अलग कैटेगरी हैं, तो इसका सर्कल टच नहीं होगा, तो इसका सर्किल बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। ऐसा डायग्राम जो हमारे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऐसा डायग्राम जो है हमारे ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो हमें एक शब्द दिया गया है रिकमेंडेशन। इस रिकमेंडेशन के अक्षरों को तोड़ मड़ोड़ कर हमें कुछ एक ऐसे शब्द दिए गए हैं जो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है इन ऑप्शंस में जो इस रिकमेंडेशन वर्ड के अक्षरों से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर MONITOR, इसके सभी अक्षर अगर हम देखें तो हमें रिकमेंडेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, एम भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा और आर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि मॉनिटर जो शब्द है वो किससे बना है, रिकमेंडेशन के अक्षरों से मिलकर ही बना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं मेडिसिन। अगर आप इसमें देखें तो सभी अक्षर हमें ऑलमोस्ट इसमें मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हम इसमें देखें तो मेडिसिन में हमें दे रखे हैं 2 आई, लेकिन रिकमेंडेशन में हमें 2 आई नहीं मिलते हैं। हमें रिकमेंडेशन में कितने आई मिलते हैं, सिर्फ एक ही आई मिलता है। इसका मतलब हम मेडिसिन के 2 आई यूज नहीं कर सकते, किसमें से, रिकमेंडेशन में से। इसका मतलब रिकमेंडेशन जो शब्द है उनके अक्षरों से हम मेडिसिन नहीं बना सकते, और हमें यही बताना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिला है ना। इस वेन डायग्राम में हमें बताया गया है क्या, कुछ आकृतियां दी गई हैं, कुछ हमें शेप दी गई हैं, और इन शेप से रिलेटेड हमें उनके कुछ मतलब दिए गए हैं। जैसे कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, जो हमारा त्रिभुज है वो क्या दिखाता है, डॉक्टर का दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है। वर्ग जो है यानी हमारी जो आयत है, आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शेप की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो किससे दिखाता है, वो दिखाता है वकीलों को। ठीक, फिर आते हैं हम वृत्त पे, यानी हमारे सर्किल पे। सर्किल किसे दिखता है, सर्किल हमें दिखा रहा है हमारी साक्षर व्यक्तियों को। साक्षर व्यक्ति कौन होते हैं, लिटरेट पीपल, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई की होती है। ठीक, अगर हम देखें साक्षर तो हमें पूछा गया है तो वह डॉक्टर, तो हमें क्या बताना है, ऐसे डॉक्टर। तो डॉक्टर हमें किससे दिखाया गया है, डॉक्टर हमें दिखाया है ट्राइंगल में। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ट्राइंगल में ही रहना है, ट्राइंगल के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, ट्राइंगल में हमें मिल रहा है 3, 6 और 5। तो जो आपका आंसर होगा वो 3, 6 और 5 में से ही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। डॉक्टर के बाद हमें क्या देखना है, डॉक्टर के बाद देखना है हमें वकील भी। और वकील हमें किससे दिखाए गए हैं, आयत या वर्ग आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आयत और हमारी
जो त्रिभुज है उसके अंदर, दोनों के अंदर कौन कौन से हैं, तो हमारे जो 3 है वो आयत के अंदर नहीं आता, तो हम 3 को यहाँ पे हटा देंगे, 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास 6 और 5। फिर आगे चलते हैं हम, ऐसे वकील जो साक्षर भी हों, मतलब डॉक्टर भी हों, वकील भी हों और साक्षर भी हों, यानी ऐसा नंबर जो हमारी तीनों आकृतियों या तीनों शेप के अंदर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 5, यानी आपका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा दो और बाकी क्वेश्चन में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है हमें। इसमें हमें बोला गया है अगर प्लस का अर्थ हम क्या लगा दें, भाग, तो जो प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, भाग का यूज कर लेंगे, यानी डिवाइड का यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है डिवाइड को गुणा, डिवाइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, गुणा का इस्तेमाल करेंगे। और हम घटाने की जगह क्या यूज करेंगे, सॉरी गुणा की जगह यूज करेंगे घटाना, और घटाने की जगह यूज करेंगे जोड़ना। ठीक है, तो अगर हम देखें बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल क्या होता है बच्चों, बोर्ड मास रूल में हमें बताता है पहले हम ब्रैकेट यूज करते हैं, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन, फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारी एडिशन और फिर हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइड यूज करेंगे। हम डिवाइड अगर यूज करेंगे तो 18 को डिवाइड करना है 6 से, हमारे पास क्या बचता है, 3 बचेगा। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। इस 21 में हमें 5 माइनस करना है और 2 क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 21 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 21 में से आप 5 माइनस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 16 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाना है, 18, आपका डी ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिगर से रिलेटेड और हमारे स्टेटमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारे हमको क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमें बताना है अगर एक शेप के आगे हम एक दर्पण लगा दें, यानी एक मिरर लगा दें, तो क्या होगा। तो अगर हम देखें क्या हमारी जो, हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं या हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारे अगर सामने है, लेकिन अगर हम राइट में लगा दें तो हमारे क्या होगा, हमारी लेफ्ट वाली चीज जो है वो राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी, यानी दाएं वाली चीज जो है वो बाएं में, बाएं वाली चीज दाएं में। लेकिन क्या हमारा सर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं, नहीं, जो ऊपर वाली चीज है वो ऊपर ही रहती है और जो हमारी नीचे वाली चीज है वो नीचे ही रहेगी। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस आकृति को देखें, जो हमारी ये आकृति दे रखी है, इसमें नीचे से ये आकृति थोड़ी खुली हुई है। ठीक है, तो ये आकृति जो है वो हमेशा नीचे ही रहेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी। ये कहाँ जाएगी, या तो दाएं जाएगी या बाएं जाएगी। अगर बाएं में है ये तो किधर जाएगी, दाईं तरफ जाएगी। तो अगर दाईं तरफ देखें तो कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक पहला मिल रहा है और एक चौथा मिल रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो खुला एरिया है वो कहाँ चला गया है, दूसरे और तीसरे में ऊपर की तरफ चला गया है, तो दूसरा और तीसरा हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। फिर हमारा बचता है पहला और चौथा ऑप्शन। पहले और चौथे में अगर आप ऑप्शन देखें तो ये जो सर्किल दे रखा है ये भी यहाँ से थोड़ा नीचे से खुला हुआ है, और अगर आप इसमें देखो तो पहले वाले में नीचे से खुला हुआ है, चौथे वाले में ऊपर से खुला है। और अगर अब मैंने आपको ध्यान से आपने सुना तो मैंने आपको बताया है क्या, मिरर इमेज है अगर, दर्पण प्रतिबिंब है अगर, तो ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी और नीचे वाली चीज नीचे ही रहेगी। तो अगर ये नीचे है तो हमें भी नीचे चाहिए होगा, तो इसका मतलब हमें चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन, ए मत लगा देना, पहला देखना कि पहला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, बहुत फास्ट, मात्र ये हमारा 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपने कोडिंग और डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, एनालॉगी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है उसके सामने। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमें वर्ड दे रखा है और उस वर्ड का हमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है। ठीक है, और इस वर्ड के कोड में जितने भी अक्षर हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर वर्ड के अक्षर चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब सिर्फ उनकी क्या चेंज होती है, उनकी
पोजीशन चेंज होती है, कुछ भी प्लस माइनस का पैटर्न इसमें यूज नहीं होगा। अगर आप देखें वर्ड को आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी बी एम एस, इसका कोड दे रखा है एस एम बी डी। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला अक्षर सबसे आखिरी में चला गया, फिर बी गया, फिर एम गया, और जो हमारा सॉरी जो हमारा जो आखिरी अक्षर था एस वो सबसे पहले आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है, यानी जो हमारे अक्षर हैं वो क्या चले गए हैं, विपरीत दिशा में गए हैं। ठीक, बिल्कुल सही। इसका हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखें क्या जावा, जावा जो वर्ड है उसको हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो कैसे कोड करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न में, जो पैटर्न में आप यहाँ पे लगाए वही पैटर्न आप यहाँ पे लगाएंगे। आखिरी जो अक्षर है हमारा वो सबसे पहले आएगा, और जो हमारा पहला अक्षर वो सबसे आखिरी में चला जाएगा। फिर हमारा V जो है वो इससे पहले आ जाएगा, और A जो है हमारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे कौन सा हमारा ऑप्शन बनता है, ऐसा हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन A। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकृतियों के क्वेश्चंस, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। बताइए इसमें हमें कितने स्क्वायर या कितने वर्ग दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंट करने चलें, क्या एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, टोटल 9 दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 4 वर्ग को मिलाकर भी हमें क्या मिलता है, एक वर्ग मिलता है। ठीक है, यानी 4 स्क्वायर को मिलाकर भी हमें एक स्क्वायर मिलता है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी इसमें ट्रिक है। हमको देखना है क्या ये जो वर्ग दे रखे हैं क्या इसमें रो और कॉलम में डिवाइड है, बिल्कुल सही। ये पंक्तियों और स्तंभ में डिवाइडेड है। क्या हमारी पंक्तियां और स्तंभ जो हैं वो सेम है, सेम नंबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी पंक्तियां और स्तंभ 3 3 दोनों तरफ हैं। ठीक है, और अगर हमारी रो कॉलम पंक्ति और हमारा स्तंभ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कुछ नहीं करना। कितनी है पंक्तियां स्तंभ, 3, 3 का सिंपल से आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके अगले जो हमारा नंबर दे रखा था उससे पहले वाले नंबर का भी स्क्वायर कर देना है, फिर उससे पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देना है, फिर उससे पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देना है। और ये कब तक करना है, जब तक आपका नंबर 1 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा 14। टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने वर्ग हैं, टोटल हमारे 14 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और हमें इसका आंसर बहुत जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके दे दें। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं इसको फास्ट। जी हो गया क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति है अपने घर से किस दिशा में चलता है, अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा होती है हमेशा हमारे बाईं ओर की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। पहले एक पॉइंट बनाते हैं जो हमारा क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से वो व्यक्ति चला किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इस साइड। ठीक है, इस साइड चला, कितना चला वो इस साइड, वो इस साइड चला पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला। फिर वह वहां से दाईं ओर बढ़ता है, कहाँ से, शुरुआत वाले बिंदु से नहीं, जहां पे वो अभी खड़ा था। कहाँ खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था। यहाँ से वो किधर मुड़ेगा, दाईं तरफ। तो पश्चिम का दायां जो होगा वो कहाँ होगा, हमारा नॉर्थ में, यानी उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमें जाना है कहाँ पे, ऊपर की तरफ। और कितना जाना है बच्चों, ये तो काम नहीं कर रही है, चलो हम ऐसे ही बना लेते, कोई बात नहीं। कितना जाना है हमको, हमें जाना है टोटल 7 किलोमीटर। ठीक है, चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, एक बार और दाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्थ में खड़ा है, अभी उत्तर में खड़ा है। उत्तर का दायां क्या होता है, उत्तर का दायां होता है हमारा पूर्व, यानी हमारा ईस्ट। ठीक है, तो उत्तर, उत्तर का दायां ईस्ट इधर जाएगा।
ठीक है, और कितना चलेगा 14। तो अगर 10 ये है तो 14 इससे लंबी ही लाइन होगी। ठीक है, तो अगर हम इससे लंबी लाइन बनाएं तो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 14। फिर क्या बोला है भाई, फिर बोला है फिर वह बाईं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा। तो अगर वो अभी देखें हम किधर खड़ा हुआ है, पूर्व में खड़ा हुआ है। पूर्व का बायां कहाँ होगा, दोबारा से उत्तर, यानी दोबारा से नॉर्थ होगा। ठीक है, नॉर्थ ले लेते हैं। कितना चला बच्चों, वो चला 4 किलोमीटर। और फिर अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, उत्तर का बायां होगा पश्चिम 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर कितनी होगी, हम देखें तो ये है 10, ये है 14, अगर हम इसे माइनस करें तो मिलता है 4, और जो 4 होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। तो हम ऊपर भी इतना ही इसे बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो क्या आएगी, इस बिंदु के, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारा प्रथम बिंदु था, इसकी ही लाइन में आएगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वह व्यक्ति अपने घर से अब कितनी दूरी पर खड़ा है। तो कितनी दूरी पर खड़ा है, आइए सिंपल सी स्टार्टिंग वाली लाइन थी ना, स्टार्टिंग वाला घर था, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाए, कहाँ तक, अंतिम बिंदु तक। ठीक है, और यही हमें लाइन फाइंड करनी है। कितनी लाइन है बच्चों, ये 7 ये है तो ये नीचे वाली भी 7 होगी, 4 ये है तो ये भी 4 होगी, तो 7 और प्लस 4, आंसर मिलेगा हमें 11 किलोमीटर। समझ में आया। ठीक है, तो ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, क्या क्या हम इसमें ऐड करें, क्या क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटर सीरीज। इस लेटर सीरीज को करने का एक छोटा सा तरीका है, हम सबसे पहले इसमें गिनते हैं नंबर ऑफ लेटर्स, कितने अक्षर इसमें आ सकते हैं, ये हम इसमें गिनेंगे। अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे 20 अक्षर हैं। तो अगर 20 अक्षरों को हमें किसी ग्रुप में तोड़ना है तो कितने कितने के ग्रुप में तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं इसे 4 के ग्रुप में या 5 के ग्रुप में। तो हम ट्राई करते हैं पहले इसे 4 के ग्रुप में तोड़ के देखने का। अगर हम इसे 4 के ग्रुप में तोड़ें तो कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं हम इसे। ठीक है, और अगर हम देखें तो सभी ग्रुप में हमें सी बी मिल रहा है, इसमें भी सी बी, इसमें भी सी बी, इसमें भी सी बी, इसमें भी सी बी, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लास्ट वाले ग्रुप में भी क्या होगा, सी बी ही होगा। तो इसका मतलब जो हमारा इसमें मिसिंग है वो क्या है, हमारा बी मिसिंग है। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, ए सी बी डी, इसका मतलब जो हमारे शुरू के लेटर हैं, शुरू के अक्षर आते हैं, वही हमें 4 अक्षर भरने हैं। तो आइए देखते हैं अगले में क्या मिसिंग है, अगले में डी मिसिंग है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कैसे दिया गया है, कैसे दिया गया है, शुरू के दो अक्षरों को रिवर्स करके लिख दिया गया है, या फिर हम इसे रीजनिंग में क्रॉस पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी भर देंगे। क्या क्या आएगा हमारा भाई बच्चों, यहाँ पे बचा हुआ क्या है, डी आएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ भी डी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 बचे हुए हैं। तो बताइए पहले में क्या भरेंगे, डी भरेंगे या ए कहाँ भरेंगे, ए आखिरी में भरेंगे या पहले में भरेंगे, जल्दी से बताइए। अगर हम देखें पैटर्न को भी फाइंड करें तो हमारा सी ए ए सी यानी जो हमारे शुरू के 2 अक्षर हैं वही क्रॉस पैटर्न में लिखे गए हैं। तो अगर हम इससे पहले वाले में देखें तो सी ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी, फिर बी डी, तो हमें क्या क्या मिलेगा, ए डी 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 पी। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको क्या मिल रहा है, हमें कुछ ऐसे नंबर दिए गए होते हैं जिनकी पूरी एक सीरीज दी गई होती है, और उसमें से कोई एक नंबर क्या होता है, मिस होता है। हमें बताना होता है कि हम उस प्लेस पर किस नंबर को रख सकते हैं। कैसे पता करते हैं हम इसे, हम पता करते हैं क्या इस नंबर की जगह कौन सा पैटर्न आ सकता है, मतलब इस जो सीरीज है उसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो अगर हम देखें 12 से अगला नंबर हमें मिल रहा है 23, तो 12 से 23 कैसे बना सकते हैं, किसी भी नंबर को हमें चेक करना है कि अगर 12 से 23 बनाना है तो या कैसे बनेगा, या तो प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके, या स्क्वायर करके ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम सबसे पहले जो नंबर सीरीज में है वो चेक करते हैं दोनों के बीच का अंतर, यानी प्लस और
माइनस, ठीक है। दोनों के बीच का अगर अंतर देखें आप तो यहाँ पे मिल रहा है हमें +11 का, बिल्कुल। अगर हम 12 में 11 प्लस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 23, ठीक है। फिर हम 23 में 34 देखें तो 23 से 34 कैसे मिलेगा, फिर से 11 प्लस करेंगे। फिर 34 में 45, फिर से 11 प्लस कर रहे हैं। फिर 45 से 56, फिर 11 प्लस कर रहे हैं। तो आगे भी हमें क्या पैटर्न प्लस करना है, हमें 11 ही प्लस करना है, ठीक है। तो आगे 11 प्लस आप जब 56 में कितना प्लस करोगे, 11 प्लस करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 67 आंसर मिलेगा। कैसी लगा, ठीक है। ऐसे ही मिसिंग नंबर सीरीज में बहुत सारे पैटर्न्स हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर हम आगे देखें, फिर से एनालॉगी है। एनालॉगी पिछली बार आपने जो क्वेश्चन में देखी वो कैसे देखी, कोडिंग एनालॉगी। ये है हमारी जनरल बेस्ड एनालॉजी, यानी आपके जो जनरल नॉलेज पे बेस होती है, ठीक है। आपके जो सामान्य ज्ञान है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसी पे बेस्ड होती है। अगर आप देखें, मेल्ट लिक्विड, पिघलना द्रव, कैसे रिलेट करेंगे, कोई भी चीज को अगर आप पिघलाएं, यानी बर्फ को आप अगर पिघलाएं, लोहे को आप पिघलाएं, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगी लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव फॉर्म में, द्रव फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम उसी को दोबारा जमा दें तो वो क्या बन जाएगा, अगर आइस को हम दोबारा जमा दें तो क्या बन जाएगी, पानी को, सॉरी, पानी को अगर दोबारा जमा दें हम तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, नहीं। इसमें आंसर आइस दे रखा है, बच्चे क्या करते हैं, जमा के आइस आंसर लगा देते हैं, लेकिन हमें इसमें बतानी है उसकी फॉर्म, किस फॉर्म में बनेगी वो, तो बनेगी वो सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस फॉर्म बन जाएगी उसकी जमा के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो है हमारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन। स्टेटमेंट यानी कथन, कथन, कथन अगर आप डिफाइन करना चाहें तो किसी भी चीज को बताना, किसी चीज को एडवाइस करना, किसी चीज की इंफॉर्मेशन पास करना, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट या कथन बोलते हैं। हमारे यूपी पुलिस के कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, या होमगार्ड, या कोई भी एग्जाम हो, हम हमेशा देखेंगे क्या इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट में पूछा गया है, शुड पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन द रिक्वायरमेंट बी डेरिवेटेड फ्रॉम द सीकिंग जॉब, क्या शैक्षिक आवश्यकता से अधिक योग्यता वाले लोग को नौकरी खोजने से वंचित कर देना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोला गया, क्या कोई था, उसने बोला कि अगर आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लिया आपने और अगर उस एग्ज़ाम में हमें 12th पास चाहिए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, 12th पास वाला ही फॉर्म भरेगा, मतलब उससे जो ऊपर हायर स्किल्ड लोग हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्या ऐसा सही है, ऐसा सही नहीं है, है ना। आपको भी पता है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी चल रही है, ठीक है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए। हमारी सरकार बहुत जल्दी ऐसे ही और भी एग्जाम्स लेकर आ रही है, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर ऐसे मिलेंगे कि हम दोबारा से यूपी पुलिस फॉर्म भर पाएंगे हमारी अगली पीढ़ी तक, ठीक है। ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। आने वाला एग्जाम है उसके तुरंत बाद एक और एग्जाम होगा यूपी कांस्टेबल का ही, उसमें बोला जा रहा है कि यूपी पुलिस में कम से कम 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। तो तैयार रहिए इस एग्जाम के लिए भी और अगले एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हम तैयार हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें हमें बताना है आर्ग्यूमेंट यानी तर्क। तर्क क्या होता है, आपने सुना होगा, आप किसी से लड़ते हैं तो आपकी जो महिला मित्र हैं वो तर्क आपसे करने लग जाती हैं, है ना। लेकिन फर्क क्या है इसमें और आपके महिला मित्र के बीच में, आपकी महिला मित्र जो हैं वो बताती हैं 5 महीने पुराने तर्क, ठीक है। मतलब जो इस लड़ाई से रेलिवेंट नहीं है, जो इस लड़ाई से मतलब रखते ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस तर्क को लेकर आएंगी। लेकिन आपका काम क्या है, आपके जो तर्क हैं वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहने चाहिए, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही रहने चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या हमें तर्क दिए गए हैं। नो, इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षित या शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऐसे बच्चों को फॉर्म नहीं फिल करने देंगे जो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उस एग्ज़ाम से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो क्या होगी, वो बच्चे कहाँ फॉर्म भरेंगे फिर, ठीक है। बेरोजगारी ही रह जाएंगे और हमें हमारे देश में हमें बेरोजगारी अपनी कम करनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल, या ये आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है।
बिल्कुल सही व्यक्ति ने ये बोला गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। दूसरे में बोल रहा है यस इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स अमंग पीपल एंड अफेक्ट्स द वर्क डाइवर्सिटी। हाँ, ये कर्मचारियों के बीच हीन भावना पैदा करता है। कैसा है? ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल सही तरीके से देखें तो हीन भावना इस चीज से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, हमें कभी भी किसी के लिए भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नो दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यह व्यक्ति और समाज के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फंडामेंटल राइट्स में आपको मिलते हैं राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ वॉइस, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन में ही आपका एक पार्ट आता है कि अगर सरकार है तो आपको एजुकेशन भी देगी और आपके लिए बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उनके लिए रोजगार ढूंढ कर लाएगी। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाएगी कि हम बेरोजगार ना रहें। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्या जो ये है ये मूलधारों के अगेंस्ट जाता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर है हमारा कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि हम कुछ काम कुछ समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बताएगी क्या आप उस काम को जल्दी करेंगे या कम करेंगे, आपके स्किल, आपकी कुशलता बताएगी। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हैं ऑप्शन? ऐसे हमारे दो आर्गुमेंट हैं जो हमें क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पहला और तीसरा, यानी बी ऑप्शन मजबूत दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जगह देखा होगा आपने ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोला गया है इफ यू ट्रेवल मी, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। कौन मारेंगी? एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। ठीक है, आपने भी बचपन में सुना होगा ऐसी लाइन और खाए भी होंगे, है ना? ठीक, बहुत बच्चों ने खाए हैं। तो ये एक माँ ने अपने बच्चे को डराते हुए बोला कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। हमें क्या बताना है इसमें? क्या हमें तर्क करना है इसमें? नहीं, तर्क करोगे तो और थप्पड़ खाओगे। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना है इसमें अजम्पशंस। अजम्पशंस, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या होते हैं? मान्यताएं। मान्यताएं मतलब जो हम सोचते हैं इस स्टेटमेंट से बोलने से पहले। ठीक है, अजम्पशंस हमेशा उस फॉर्म में होती हैं क्या ये स्टेटमेंट क्यों बोला गया होगा? क्यों बोला गया होगा आपके अकॉर्डिंग? बताओ ये। क्योंकि माँ को वो बच्चा परेशान कर रहा होगा और माँ को लगेगा कि मैं इसे डरा देती हूँ कि मैं इसे थप्पड़ मारूंगी और वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा। यही मतलब होगा ना उसके माइंड में, तभी ये उसने स्टेटमेंट बोला। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या अजम्पशन दिए गए। हमें मान्यताएं या अजम्पशंस दिए गए हैं। यदि सॉरी, विद दिस वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर, ये चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा। क्या ये उसके दिमाग में चल रहा होगा ये स्टेटमेंट बोलने से पहले या ये कथन बोलने से पहले? बिल्कुल, उससे बच्चा परेशान कर रहा होगा और उससे लग रहा होगा कि अगर वो उससे ये लाइन बोलेगी तो वो उसे परेशान करना बंद कर देगा। तो ये अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजम्पशन जो होती हैं वो हमेशा पॉसिबिलिटीज के केस होते हैं, यानी संभावनाएं ही हम बोल सकते हैं। हम किसी के दिमाग में घुसकर ये तो नहीं बता सकते क्या वो सच में क्या सोच रहा होगा। हम सिर्फ संभावना दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा बोल रहा होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मे लगा हुआ है, यानी सकता, सकता ऐसा हो सकता है, तो एक संभावना का इसमें रूप आ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। होते तो हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन लेकिन सभी बच्चे शरारती हैं ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हम इसमें कोई भी संभावना का रूप इसमें नहीं दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारे। ठीक है, इन क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें हमें
काफी सारी कंडीशंस दी गई होती हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कुछ हमें क्या दी गई हैं, कुछ हमें कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, एक किसी कर्मचारी को जी क्या है हमारा, जी है हमारी ग्रेजुटी, और पीएफ है हमारा प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। ठीक है, तो किसी कर्मचारी को जी या पीएफ हेतु पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। यानी अगर जो उस कंपनी में व्यक्ति है, अगर वो 1 साल उस कंपनी में काम कर लेता है, तो उसे या या लगाए ना, ठीक है, या तो उसे ग्रेजुटी ले लेगी या पीएफ मिलेगा। ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक चीज मिलेगी। हमें इसमें अभी कंफर्म नहीं करा गया कि क्या मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष की सेवा के बाद त्याग पत्र देने, सेवा समाप्त होने व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जी व पीएफ दोनों मिलते हैं। यानी 10 साल बाद आपने रिटायरमेंट ले ली है, आपका समय पूरा हो गया है, आपने रिजाइन दे दिया गया है, या आपको निकाल दिया गया है लात मार के, तब भी उस केस में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन कंडीशन क्या है, कि 10 साल पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, 10 साल पूरे नहीं हुए तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर 5 वर्ष के बाद किंतु 10 वर्ष से पहले, पहले हमने क्या पढ़ा, क्या 1 वर्ष से बाद हमें या तो ग्रेजुटी मिलेगी या पीएफ मिलेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि 10 साल के बाद आपको धक्के मार के निकाल दें या आप इज्जत से निकल जाएं, तब भी आपको दोनों चीजें ग्रेजुटी और पीएफ मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने थर्ड देखा, थर्ड में क्या है, एम्प्लॉय टर्मिनेटेड, मतलब अगर एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए या वो निकल जाए या वो रिटायर हो जाए। ठीक है, किस समय के बीच में, 5 साल से 10 साल के बीच में। ठीक है, तो कर्मचारी को जी और पीएफ दोनों मिलते हैं, तो हमें दोनों मिलेंगे। ठीक है, किंतु इस विधि में त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति को केवल, मतलब अगर आप अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे रहे हैं, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, तो केवल आपको पीएफ मिलेगा, तो आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अगर निकाल दिया जाता है 5 से 10 साल के बीच में, या आप रिटायर हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा। लेकिन आप खुद से रिजाइन देकर जा रहे हैं या अपना त्याग पत्र देकर जा रहे हैं, तो आपको उसमें ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। 5 से 10 साल के बीच में आपको सिर्फ पीएफ मिलेगा। आइए देखते हैं और क्या कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस को हम ना अपनी रफ कॉपी में, या जो आपको वो रफ शीट मिलेगी आपके एग्जाम में, उसमें आप साइड में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या 1 साल के बाद क्या है, 5 से 10 साल के बाद क्या है, 10 साल के बाद क्या कंडीशन दे रखी है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं हम। फोर्थ कंडीशन में है 5 वर्ष से पहले सेवा समाप्त होने, यानी रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होने। सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है भाई, रिटायरमेंट, ठीक है, या निकाल देना। सेवानिवृत्त मतलब निकाल दिया गया, होने वाले कर्मचारी को पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी नहीं मिलती। ठीक है, 5 साल से पहले की बात कर रहा है, यानी 1 साल से 5 साल के बीच में। किंतु इस अवधि में त्याग पत्र देने वाले को जी नहीं मिलेगा, ना पीएफ मिलेगा। तो क्या समझे, तो हम समझे कि अगर 5 साल से 10 साल हैं तो हम समझ गए। लेकिन अगर 5 साल से पहले की बात कर रहा है, अभी आप नए नए हो, ठीक है, अभी भी आपका बॉस आपको परेशान करता है, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें 5 साल बिल्कुल, बॉस सबको सबको परेशान करते हैं, मुझे भी मेरा बॉस परेशान करता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं, सुन तो ना लेगा ये बॉस मेरा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो कह रहा है कि अगर आप त्याग पत्र दोगे, ठीक है, आप रिजाइन दोगे, तो आपको 5 साल हुए, अगर 5 साल नहीं हुए तो आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, आपको पीएफ नहीं मिलेगा। लेकिन आप रिटायर होते हैं इन 5 साल में, शुरुआत के 5 सालों में, तो आपको क्या मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर हमें दे रखा है, यदि कोई कर्मचारी 2 वर्ष के सेवा के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी स्वर्गवासी हो जाता है, तो उसके परिवार को ग्रेजुटी तथा पीएफ दोनों मिलेंगे। एक और टाइम आ गया, अभी हमने पढ़ा 1 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, अब आगे 2 साल बाद। ठीक है, अगर 2 साल बाद अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, किसी कर्मचारी की, तो उनके परिवार को ग्रेजुटी भी मिलेगी, पीएफ भी मिलेगी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे रूल्स हैं। आगे देखते हैं। यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन आवश्यक अवकाश
पर था, ठीक है, मतलब उसे कोई वेतन नहीं मिल रहा था अवकाश के तौर पर, तो उस अवधि को उसकी कुल सेवा अवधि से घटा दिया जाता है, ठीक है, तथा उपरोक्त नियम लागू किए जाते हैं। यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने 1 साल काम करा और 1 साल में छुट्टी पे चला गया, तो वो 1 साल उस 1 साल को क्या कर देगा, काट देगा, कैंसिल कर देगा, तब हम 1 साल वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। सपोज करें मैं 10 साल काम किया, 5 साल मैंने आराम करा, क्या मस्त लाइफ है, ठीक है, लेकिन मुझे उस केस में 5 से 10 साल वाले में नहीं मिलेगा, मुझे 5 से जो हमारी 5 साल वाली जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वेतन मिलेगा, या तो ग्रेजुटी या पीएफ, जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महिला कर्मचारी के मामले में, महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, 2 साल की सेवा पूर्ण कर ली, तो विशेष प्रावधान के रूप में उसकी क्या लिखा है, वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़कर उपरोक्त नियम लागू होंगे। अच्छा 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 अच्छा, अगर किसी भी महिला ने 2 साल काम कर लिया, ठीक है, तो उसकी जितना भी टाइम पीरियड होगा ना, उसमें 2 साल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मतलब वो अगर 5 साल रहती है कंपनी में, तो हम क्या मानेंगे, वो 7 साल रहेगी, लेकिन अगर 1 साल रहती है तब नहीं मानेंगे, क्योंकि कम से कम 2 साल तो उसे रहना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे कंडीशन दे रखी है या क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मिहिर has been employed by the company for 5 years during which he took 1 year leave without pay, ठीक है, was subsequently terminated from the job। मिहिर कंपनी में 5 वर्षों से कार्यरत था, ठीक है, 5 वर्ष से काम कर रहा था, तो 5 साल वाली हमारी कंडीशन लगेगी इसमें। इस दौरान उसने 1 साल की वेतन ले लिया, वेतन अवकाश लिया, ठीक है, वेतन अवकाश है ये, ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे पहले वाली कंडीशन पढ़ें, उसमें क्या बोला है, वेतन अवकाश मिलने से उसकी अवधि जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो उसने 5 साल का काम किया, वो अब उसने 5 साल का काम नहीं करा, अब उसने क्या काम किया, अब उसने काम किया केवल 4 साल, क्योंकि 1 साल उसने आराम किया, ठीक है। तो 4 साल काम किया उसने, तो हमें बताना है, और समथिंग ट्रांस, अब उसने क्या कर दिया गया, टर्मिनेटेड कर दिया गया, यानी सेवा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 5 साल से पहले, क्योंकि उसे कितने लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, 5 साल से पहले वाली कंडीशन पढ़ते हैं। 5 वर्ष से पहले सेवा समाप्त होने व सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी नहीं मिलती है। तो आंसर सिंपल है, आंसर क्या लगाएंगे, केवल पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अशोक, मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा क्या इसमें हमें टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन के भी मार्क्स मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं, मिस्टर अशोक वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर 10 ईयर। आपको पता है 10 साल के बाद आपको धक्के मार के निकाल दें, या आप अपनी मर्जी से निकल जाएं, या आप रिटायर हो जाएं, आपको दोनों चीजें मिलेंगी, पीएफ भी मिलेगा और आपको ग्रेजुटी भी मिलेगी, यानी आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। मिसेस वर्मा सर्व द कंपनी फॉर 4 years एंड रिजाइन। 4 साल काम किया उन्होंने 5 साल से पहले, है ना, फिर क्या कर दिया उन्होंने, रिजाइन कर दिया, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। तो आइए जरा देखते हैं क्या लिखा था। 5 साल से पहले अगर आप निकाल दिए जाते हो या रिटायर हो जाते हो, तो आपको पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप रिजाइन दे देते हो, तो ना आपको जी मिलता है, मतलब ना आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ना आपको पीएफ मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें, ना आपको ग्रेजुटी मिलेगी मिसेस वर्मा को, ना हम उसे पीएफ मिलेगा, कौन सा है भाई, कैन बी गिवन, एक सेकंड रुको जरा, क्या करा है इन्होंने, रिजाइन दिया है 4 ईयर के बाद। अरे अरे अरे, कौन है ये है हमारी मिसेस वर्मा। आपने पढ़ा, मिसेस वर्मा यानी महिला, महिला को एक स्पेशल अथॉरिटी थी, क्या अथॉरिटी थी, कि अगर वो 2 साल से ज्यादा काम कर लेती है, तो उसके टाइम में 2 साल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, तो अगर ऐड हो जाएंगे तो ये जो 4 साल काम कर रही हैं, इस 4 साल को हम कितना साल मानेंगे? इस 4 साल को हम मानेंगे 6 साल। तो 6 साल वाली कंडीशन लगेगी। 6 साल वाली कंडीशंस क्या थी हमारी? हियर हाँ हाँ हाँ, 10 साल के बाद हाँ, ये 5 साल से बाद और 10 साल से पहले तो गॉट जी एंड पीएफ। लेकिन अगर वो रिजाइन दे देती हैं तो केवल उन्हें पीएफ मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिजाइन दिया है उन्होंने या नहीं। हाँ जी, रिजाइन दिया है तो उन्हें क्या मिलेगा? सिर्फ पीएफ मिलेगा, उन्हें ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। आओ आगे बढ़ते हैं। मिसेस देवल, श्रीमती देवल यानी क्या है? महिला है, वुमेन है। ठीक है, वर्कड एट अ कंपनी फॉर 3 years, 3 साल काम करती हैं, तो 2 साल क्या करेंगे हम उसमें ऐड कर देंगे, टोटल हमारे 5 साल होंगे। ठीक है, इन 5 साल में 3 साल करें लेकिन हम 5 साल मानेंगे। हाइवर इतने साल का उन्होंने, कितने साल का? 3/2 महीने का, 2 साल का, तो कितना हो गया भाई? 3/2। हाँ जी, 3/2 साल, कितना हो गया? 3/2 साल, 18 महीने। ठीक है, ऑफ दैट टाइम शी वाज ऑन अनपेड लीव, वो क्या थी? अवकाश पे थी, वेतन अवकाश पे थी। तो क्या करेंगे हम? जो हमने उनके 3 साल में 2 साल जोड़े, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कितने साल? 1.5 साल। ठीक है, तो फिर से वो कहाँ पे आ गई? फिर से वो आ गई हमारे 4.5 साल, 4.5 साल पे नहीं, 3.5 साल पे। ठीक है, तो 3.5 साल वाला केस लगेगा। इवेंचुअली ही टर्मिनेटेड, उन्हें निकाल दिया गया। तो आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन लगेगी। हाँ जी, 5 साल, 5 साल से पहले वाली, 5 साल से पहले वाली कहाँ थी? कौन से वाले में थी? ये रहा। 5 साल से पहले किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए, ठीक है, या फिर रिटायर करें वो, तो उन्हें केवल पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी नहीं मिलती। लेकिन त्याग पत्र देने पे उन्हें दोनों में से कोई चीज नहीं मिलेगी। तो क्या अगर उन्हें त्याग पत्र दिया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो रिटायर टर्मिनेटेड होंगी तो उन्हें खाली पीएफ मिलेगा। ये देखते हैं क्या उन्हें त्याग पत्र दिया? नहीं, उन्हें क्या कर दिया गया? उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया, तो उन्हें सिर्फ क्या मिलेगा? पीएफ मिलेगा। ओनली पीएफ विल बी गिवन। अक्षय वर्क द कंपनी फॉर 7 years, 7 साल करता है। इवेंचुअली रिजाइन ड्यू टू, जो भी उसकी इलनेस है, दैट लास्ट 3 year, और वो 3 साल काम करता है। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में वो क्या करता है? एक अवकाश पे रहता है, वेतन अवकाश पे रहता है। तो उसने कितने साल काम किया? उसने काम किया 7 साल। ठीक है, 7 साल में किसी इलनेस की वजह से उसने कितने साल का वेतन लिया? 3 साल का, तो उसे कितना माना जाएगा? केवल 4 साल माना जाएगा। और 4 साल में अगर कोई व्यक्ति रिजाइन देता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, अगर वो निकाल दिया जाता है या उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, रिटायर हो जाता है, तो उसे खाली पीएफ मिलता है। क्या करा है इसने? तो उसे अच्छा, रिजाइन करा है, रिजाइन करा है तो भैया उसे कुछ नहीं देंगे, ऐसे ही निकाल देंगे। एक तो बेचारा वो 3 साल बीमार पड़ा रहा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है अब, बहुत अच्छे। आपको पुलिस में आने से पहले ही आपको अनुभव कराया जाएगा कि आप पुलिस में हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आप क्या क्या डिसीजंस लेंगे। पढ़ते हैं। यू आर स्टेशन एट पुलिस ऑफिसर, मतलब आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया जाता है। सोशल मीडिया निगरानी के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मतलब जो उनके एक रूल्स हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रिवील्स प्लान्स अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल रैली वॉलेंटिंग द प्रोहिबिटेड रूल्स, एक रूल्स हैं, अधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आप क्या करेंगे भाई, बताइए। सोशल मीडिया से आपको पता चलता है क्या एक ऐसी रैली चल रही है, ऐसी पॉलिटिकल रैली चल रही है जो उस एरिया में नहीं होनी चाहिए या फिर आपके रूल्स के अगेंस्ट है, तो आप क्या करेंगे? पहला, रिक्वेस्ट टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस, क्या आप इंटरनेट को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट क्या है? एक फंडामेंटल राइट है नहीं संविधान में, लेकिन माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अरेस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ सुपरवाइज सोशल मीडिया पोस्ट, जिन्होंने वो पोस्ट डाला, क्या उनके सुपरवाइजर को आप निकाल देंगे या अरेस्ट कर लेंगे? नहीं।
डिप्लॉय फोर्स टू फर्म डिनाई एंट्री पॉइंट्स, क्या आप वहां पे जाएंगे और उनको एंट्री पॉइंट पे जो है उनके प्रवेश बिंदु पे सख्ती से उन्हें रोक देंगे? बताइए। नहीं। आगे बढ़ते हैं। एंगेज ऑर्गेनाइजर टू एक्सप्लेन ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन, आप जो हैं ऑर्गेनाइजर से बातचीत करेंगे और उन्हें जो रूल्स हैं वो समझाएंगे कि भाई साहब आप यहाँ आ गए हैं, राजनीति आपने कर ली है, लेकिन हम यहाँ पे हैं तो आपको गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, मतलब कोई भी अशांति फैलाने नहीं देंगे। हम आपको वहां से जाएंगे और अच्छे से उसके ऑर्गेनाइजर को समझाएंगे जो रैली कर रहा है उसको। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। एक अच्छे पुलिस वाले की पहचान क्या है? यही पहचान है। ठीक है। योर स्टेशन एट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला अपने नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत करती है। ठीक है, एक महिला है, वो अपने बच्ची के जो उनके इंटीमेट फोटोज हैं उनके, सॉरी पढ़ लेते हैं अच्छे से। अ वुमन रिपोर्ट्स फोन हरेसमेंट फॉर हर माइनर। अच्छा, एक वुमेन है, उनको एक कॉल आता है और उनको हरेस करा जाता है कि उनकी बेटी के जो अंतरंग तस्वीरें हैं वो उनके पास हैं और वो उनसे कुछ पैसा या फिर कुछ भी मांगते हैं। ठीक है, तो हम उनकी कॉल आती है आपके पास, आप एक पुलिस में कोई भर्ती है आपकी, ठीक है, आप एक क्या है, पुलिस ऑफिसर वहां पे हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कॉलर आईडी को ट्रेस करके उसको अरेस्ट करेंगे? बताइए। करना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आप पहले उसकी जो महिला है उसकी शिकायत लिखेंगे, ठीक है, फिर उसकी वेरीफाई करेंगे और फिर कुछ डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, एकदम तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। इग्नोर द केस, सबसे घटिया काम। कभी भी आप जब भी पुलिस में लगो तो हमेशा ट्राई करें कि किसी भी कंप्लेन को ऐसे ही इग्नोर ना करें, उसकी अच्छे से जांच करें, देखें क्या वो सच है नहीं है, फिर कुछ निर्णय पे आए, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला भी गलत। माता पिता को अपनी बेटी को समझाने की सलाह देंगे, क्या आप ऐसे बोलोगे कि भाई अपनी बेटी को समझाओ, ऐसे तो आते रहेंगे कॉल? नहीं ना। ठीक है, आपका काम क्या है, इस देश में हर कोई व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। आपकी जॉब है, आपकी वजह से ही सारे जो हमारे देश के व्यक्ति हैं वो अच्छे से सो पाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करें, अगर आप वर्दी पहनते हैं तो आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, है ना। और हमें पता है कि आने वाले जो भी हमारे यूपी कांस्टेबल में भर्ती होने जा रहे हैं वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गलत हो जाएगा भाई सी वाला। डी वाला क्या है, नाबालिग की माता पिता को सावधान करें। ठीक है, उन्हें बोलें क्या घबराने की बात नहीं है, हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, और आरोप को दर्ज करेंगे, यानी एफआईआर और उनकी कंप्लेन को दर्ज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। नकली ई कॉमर्स वेबसाइट की धोखेबाजी पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कॉल आती है कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन, ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए? बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन, है ना। कोई कॉल आती है, भैया ओटीपी बता दो मुझे, है ना, ओटीपी बता के सारा पैसा ले लेता है। वही होती है हमारी ई कॉमर्स स्कैमर्स। ठीक है, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? आपको पता चला है कि ऐसा एक ग्रोह है, ऐसा एक हमारा ग्रुप है जो ऐसे काम कर रहा है, उनके साथ आप क्या करेंगे? आप एक हैकर को हायर करेंगे और वेंडर के अकाउंट को विदाउट सर्च वारंट, और वेंडर की दुकान पर पहुंच जाएंगे, जो ई कॉमर्स का वेंडर है उसकी दुकान पर पहुंच जाएंगे कि लाइए भैया दिखाओ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट सर्च वारंट। सर्च वारंट के बिना आप कुछ भी किसी के भी घर में या किसी के ऑफिस में या किसी की दुकान में नहीं घुस सकते। मॉनिटर ऑनलाइन परचेज फॉर ऑल सिटीजन इन द रीजन, ठीक है, क्या आप क्षेत्र में सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीद की निगरानी रखेंगे? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट है हमारा, राइट टू प्रिवेसी, जो कि आजकल ब्रीच हो ही रही है। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी मतलब आप किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते। ठीक है, आप चाहे पुलिस हो या कुछ भी हो, आप उसके मर्जी के बिना, उसके कंसेंट के बिना कभी भी उसकी प्रिवेसी में एंटर नहीं कर सकते।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप किसी के फोन की निगरानी नहीं रख सकते। बैन ऑल अनऑथराइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल एंड ऐप। सभी ऐप को बंद कर दोगे? ऐप की गलती है? नहीं, हमें अवेयर नहीं करा गया है, उसकी चीज की गलती है। ठीक है, तो हम हमारा काम क्या है, उसको अवेयर करना, मतलब फैलाना उस, क्या भैया ये काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं आजकल, आप अवेयर रहिए और हम उसको जल्दी से जल्दी डील करेंगे उसके साथ, है ना। असेंबल एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स कौन होते हैं? ऐसे हैकर जो गलत काम नहीं करते, जो गलत काम हैकर कर रहे हैं उनसे बड़े हैकर्स, उनके हैकिंग को पकड़ने वाले जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एथिकल हैकर्स। ठीक है, एथिकल हैकर्स की एक टीम बनाएंगे और साइट को रजिस्ट्रेशन, अच्छा उसके साइट को रजिस्ट्रेशन को ट्रेस करेंगे, ढूंढेंगे, फिर उस पर कुछ आप एक्शन लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आइए। थाना प्रभारी हैं भैया आप अब। ठीक है, टूवर्ड कॉम्युनिकल हार्मोनी। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु आप क्या करेंगे बताइए। आप अपने दंगे हो रहे हैं आपके एरिया में, आप हैं थाना प्रभारी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि शांति बनी रहे, बताइए। खतरनाक हथियारों के रखने पर निवेश आदेश लगाने, सॉरी, खतरनाक हथियारों के रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। इम्पोज प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑन डेंजरस वेपन पोजीशन। ये तो एक रूल है, एक लॉ है कि आप जो है हथियार को रख सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना। गलत हो जाएगा। मॉनिटर सोशल मीडिया प्रोफाइल। फिर से मॉनिटर, किसी की सोशल मीडिया पे ऐसे मॉनिटर नहीं कर सकते जब के पास आप, जब तक आपके पास कोई ऊपर से ऑर्डर ना हो। ठीक है, गलत। अरेंज टॉक ऑफ इंटरफेथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। क्या अंतर धार्मिक विश्वास निर्माण हेतु वत्ता आयोजित करना चाहिए? बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या बोला है, शांति भंग के प्रयास को रोकने के लिए न्यायिक गिरफ्तारी करनी चाहिए। ठीक है, जो उसको कर रहा है वो करना चाहिए। केसेस यू शुड। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच कैसे करनी चाहिए? जो ऑनलाइन आजकल आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन कितनी ज़्यादा कट्टरपंथी चल रही है, एक दूसरे के बारे में लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कोई किसी को लोकेशन भेज रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ आ जा, कुछ भी चल रहा है, किसी भी चीज़ में कट्टरपंथी चल रही है, वो चीज़ को आप कैसे रोकेंगे? कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। शेयर कंसर्निंग अनवेरिफाइड स्निपेट ऑफ ऑफिशियल चैनल फॉर पब्लिक वायलेंस, यानी सार्वजनिक सत्कृतक हेतु अधिकारी चैनलों पर अप्रमाणित अंश साझा करें। दूसरा है एक्ट एज अंडरकवर एजेंट पोस्टिंग इन्फ्लीमेंट पोस्ट टू अट्रैक्ट रिस्पॉन्स। अंडरकवर एजेंट नहीं। यूज स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक काउंसलर इंसाइट ऑफ पैटर्न एनालाइज। बिल्कुल से एक हमें फॉरेंसिक टीम बनानी चाहिए। ठीक है, और वो क्या करे, एनालाइज करे उन क्वेश्चंस को और देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल इसमें हमारे शायद 50 करीब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में करेंगे इसे, है ना। 25 आज, 25 हम कल करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, आप भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आज आधा पार्ट हम आज 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन कल करते हैं। ठीक है, अभी आप क्या हैं, यहाँ पे हैं आप जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता यौन शोषण के कांड में आरोपी है, आप सबको पता है यौन शोषण, और आपके समर्थन के आशीर्वाद, अच्छा अच्छा अच्छा, समर्थन के आशीर्वाद एवं अच्छे कार्य हेतु धन की पेशकश करते हुए कानूनी शिकायत को समाप्त करने का अनुरोध करता है। एक तो गलत काम कर रहा है, ऊपर से डबल गलत काम कर रहा है कि पुलिस वाले को घूस देने की कोशिश कर रहा है। लोगे? कभी भी नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखें, आप जब भी एक पुलिस वर्दी में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको सेफ फील करें, आपके जितने भी नागरिक हैं उनको आप सेफ फील करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप क्या क्या मेजर इसमें लेंगे। प्रॉमिस इन एक्शन लॉयली, लॉयलिटी होगा ये, लॉयलिटी। ठीक है, बट एड सीक्रेटली इन द एक्सेस ऑफ विक्टिम। निष्ठापूर्वक न्याय करने के वादा करें, उससे वादा करें
कि हम बहुत अच्छे से इस पे अगेंस्ट में हैं, परंतु गुप्त रूप से पीड़ित तक पहुंचने की सहायता करें। गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्या हम उससे पैसे ले लें लेकिन बस हेल्प कर दें जो पीड़ित व्यक्ति है, जिनका शोषण हो रहा था, बिल्कुल गलत होगा। ठीक, मुकदमे की क्षति सीमित करने में नेता का ट्रायल डैमेज सहायता करें, बिल्कुल भी नहीं, सहायता तो करनी ही नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। पर्सनल कंडक्ट प्रोसिक्यूशन कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स, मानक मानदंडों पर उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाएं। और फिर है हमारा प्रतिक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करें और प्रतिबद्ध रहें। प्रतिबद्ध मतलब जो आपने, एक सेकंड में पानी पी लूं। हाँ जी, क्या रहेगा इसमें, सी या डी आपके अकॉर्डिंग? आपको अपने कोई भी कितना बड़ा भी नेता हो, कोई भी गुरु हो, या कोई भी क्या हो, आध्यात्मिक नेता हो, आप हमेशा अपने वर्दी के लिए और अपने काम के लिए क्या हैं, प्रतिबद्ध होंगे। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे लिखा हुआ है, आप अपराध शाखा की एक इकाई के निरीक्षक हैं। अपराध शाखा क्राइम ब्रांच, ठीक है, जो क्राइम होते हैं वो सारे वहीं पे डील करे जाते हैं उनके बारे में, और वहीं से उनकी इंफॉर्मेशन और आगे के बारे में पता करा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आप वहाँ पे एक इकाई के निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों के संबंधित है। ठीक है, जो कुछ गिरोह हैं, गैंग हैं, क्राइम गैंग्स हैं, उनके मतलब उनके संबंधित आप काम कर रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। ठीक है, हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपका स्थानांतरण महिला सेल में करा गया है, मतलब आपका ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ पे, वुमेन सेल में। ठीक है, जहां आपको महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े मामलों को देखना है। बिल्कुल अच्छे काम है। ठीक है, लेकिन आपने जहां इतनी मेहनत करी है, आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे आगे 3 साल में, क्या हम ये करेंगे इस क्राइम को रोकने के लिए इस शहर में, लेकिन आपको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। देखे होंगे आपने केस, है ना। चलो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण है और काम सं, संतोषजनक कार्य है। ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हो इस काम में, आपको क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहला काम, आपको जो ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, आप उसमें कुछ भी क्या नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना। जो आपको जहां ट्रांसफर करा गया है, आपका काम है कि आप उस सेल में या फिर उस जो भी आपकी टुकड़ी है पुलिस की या फिर जिस भी ब्रांच की, उसमें आप अपनी निष्ठा से काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। नीति परिवर्तन के स्वीकार करें और अपराध शाखा इकाई में एक समझ, मतलब ऐसा कह रहा है, क्या हम ज्वाइन तो कर लेंगे वुमेन सेल को, लेकिन हमारा काम जो है कुछ इनडायरेक्टली क्राइम ब्रांच में भी चलता रहेगा। नहीं, आप जिस ब्रांच में हैं आप पूरा 100% अपना वहीं पर देंगे, बिल्कुल गलत। चैलेंज द पॉलिसी चेंज, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। आपको जो पॉलिसी या जो भी आपको चैलेंज दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू फीलिंग डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेट फील करते रहो कि भैया यार मैं 3 साल वहाँ काम किया, अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं, आपको जहाँ ट्रांसफर गया है वहाँ आप अपना 100% देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे पॉलिसी चेंज और अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जो वुमेन सेल में केसेस हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, तो भाई ये है हमारे शुरू के 25 क्वेश्चन। ठीक है, आधे पार्ट में रखते हैं, आधे पार्ट में हम इसे कल देंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास आप कमेंट डाउन करके बताइए। ठीक है, जो प्रॉब्लम है आपकी या आपको जो भी फील हो रहा है इस क्लास के बारे में वो भी आप कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी क्लास सिर्फ मेरी ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग की ही नहीं, आपको हिंदी की, मैथ्स की और हमारे जीएस की
तीनों क्लासेस या चारों क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पे डेली मिला करेंगी। ठीक है, डेली एमसीक्यूज होते हैं, उनके ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया जाता है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी साथ साथ में हो सके। ठीक है, साथ साथ में मैराथन क्लासेस भी आपके आते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट प्लस यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है nextgenplus.in, और आप हमारे टेलीग्राम पे इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है नेक्स्ट प्लस स्टेट एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी स्टेट एग्जाम्स आने वाले भी हैं उनका कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। साथ साथ में हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ बचे हैं हमारे पास 20 दिन, 15 दिन। तो आप ट्राई करेंगे क्या, जितना हम कर रहे हैं डबल मेहनत आप करेंगे। ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए अगर आपको मॉक सीरीज चाहिए, कोई भी मॉक सीरीज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता, तो ये है हमारी वेबसाइट हमारी nextgenplus.in। इस वेबसाइट पे आपको कोई भी एग्जाम हो, सबकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मॉक सीरीज मिलेंगी। ठीक है, साथ साथ में आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ भी मिलेंगी। आप देखें तो यहाँ पे आपके नीचे अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इस टेस्ट सीरीज में आपका काम क्या है? आपका काम है कि आपको डिफेंस पुलिस में क्लिक करना है, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो। एसएससी में तो एसएससी में, रेलवे है तो रेलवे में, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, जेई मेंस, नीट, सब की तैयारी आपको इस मॉक सीरीज के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं डिफेंस पुलिस में आप जाएंगे यूपी पुलिस में। इस यूपी पुलिस में आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और इसे एक्सप्लोर करते ही आपके सामने कुछ ऐसा स्लाइड ओपन हो जाएगी। इस स्लाइड को आप थोड़ा नीचे करें, सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्विजेस। ठीक है, इस क्विजेस के आगे कुछ लिखा हुआ है जो बहुत खुश हो रहे हो आप देख के, क्या है? फ्री क्विजेस डेली आपको 20 क्वेश्चन इसमें फ्री मिला करेंगे। ठीक है, जो आपको अगर परचेज करनी है मॉक सीरीज तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करनी है तो क्विज देने आप प्लीज इसमें डेली आइए। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप डेली इसमें पा सकते हैं। नीचे चलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप देखें तो हमारा पहला टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। देखिए बिल्कुल ऐसा टेस्ट सीरीज है जैसा आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप मॉक सीरीज देंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतने ज़्यादा आप तैयार हो पाएंगे अपने वर्दी के सपने के लिए। ठीक, हम मिलते हैं इसी वीडियो के इसी प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।